हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ चार्जिंग को और साथ में हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है चार्ज, जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखा था, चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हमने कहा था प्रोसेस कंडक्शन होता है। अर्थिंग के बारे में बात की थी और हम लोगों ने सारी चीजों को कवर किया था जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी चार्ज की। आज की क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, साथ में स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी देखेंगे और पेंडुलम के ऊपर कैसे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं उनके बारे में बात की जाएगी। पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था वो यहां पर मेंशन किया गया। मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग के बारे में बात की गई थी, इलेक्ट्रिक चार्ज ए फिजिकल क्वांटिटी इसके बारे में डिटेल बात की गई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कूलॉम्स लॉ क्या है। तो दो चार्जेस थे, जैसे हम लोगों ने वहां पर चार्जेस प्रोड्यूस कराए थे, दो ऑब्जेक्ट को रब किया गया, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हुआ, फिर साथ में ही देखा कंडक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफर होते हैं, चार्जिंग होती है, फिर इंडक्शन की वजह से देखा। इन सब में हम लोगों ने देखा था कि अगर चार्ज ऑब्जेक्ट को पास में लेके आया जाता है तो ये देखा गया कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या फिर उनको रिपेल करती हैं। तो रिपेल करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कूलॉम्स ने एक्सपेरिमेंटल लॉ दिया, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, यहां पर ध्यान ये रखेंगे पॉइंट चार्जेस के बारे में बात की जाएगी। इसका स्टेटमेंट अगर देखना चाहे तो बोर्ड के स्टूडेंट इसे नोट डाउन कर सकते हैं। स्टेटमेंट है कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस separated at a distance is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। अब अगर इसे समझना चाहते हैं कि क्या कह रहा है, इसको हम समझते हैं एक फिगर के साथ में, तो यहां एक फिगर कंसीडर करते हैं। ये एक फिगर कंसीडर किया गया, दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों के दोनों, Q1 और Q2। यहां पर पॉइंट चार्जेस का मतलब ये है कि ऐसे दो चार्जेस जिनकी जो डायमेंशन होती हैं वो बहुत कम होनी चाहिए इनके बीच के सेपरेशन से, तो उनको हम एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे बात की जाएगी पॉइंट चार्ज के बारे में जब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है वो यहां से समझते हैं। सबसे पहले यहां पर दो पॉइंट चार्जेस कंसीडर किए गए, दोनों पर सेम चार्ज है, सेम चार्ज होगा तो इनके ऊपर फोर्स काम कर रहा होगा। तो सेम चार्जेस होने की वजह से इनके ऊपर फोर्स काम करेगा और वो कैसा फोर्स होगा, तो रिपल्सन का फोर्स होगा। तो यहां फोर्स लग रहा है F, इधर भी फोर्स लग रहा होगा F। जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगाता है उतना ही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर अप्लाई करता है। तो यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। ठीक है, अब अगर इनके बीच के सेपरेशन को हम स्मॉल r से लिखते हैं तो जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के। अब अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो यहां से देख सकते हैं कि जो F आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वायर के, ऐसा बनेगा। अब अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर निकल के आता है F इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिख सकते हैं स्मॉल के, यहां लिखा जाता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि चार्जेस के नेचर क्या क्या है। ठीक है, अब यहां से हम बढ़े कि ये क्या, जो स्मॉल के लिखा है ये क्या है, इसे हम कहते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट। कूलॉम्स कांस्टेंट कहा जाता है इसे, कूलॉम्स कांस्टेंट होता है। और इसकी वैल्यू जो लिखी जाती है K इज इक्वल टू, वो लिखी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसको अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 अप्रोक्सीमेट इंटू 10 टू द पावर -12। अब अगर हम यहां से देखें तो इसकी वैल्यू लिखी जाती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसकी यूनिट क्या आएगी, तो यहां से यूनिट निकाल के देखना चाहे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये हो गया कूलॉम्स कांस्टेंट की वैल्यू। यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, तो ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 8.85 इंटू 10 टू द पावर होता है -12। इसकी यूनिट क्या आएगी, तो यहां से देख सकते हैं इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, तो ये आएगी कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इनकी यूनिट ध्यान रखेंगे और कैसे यूज किए जाते हैं उनके बारे में ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट था। फार्मूला कैसे काम करता है उसके बारे में बात की गई। अब अगर हम यहां से डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा कि एफ की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, तो एफ की वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लिखेंगे Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू निकाली जाए तो ये क्या निकल के आएगी, तो ये निकल के आएगी Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई में बनेगा 4 पाई, यहां पर बन जाएगा F इंटू R स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। Q का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने लिखा था प्रीवियस क्लास में, क्या था 80 था, तो यहां से लिख सकते हैं 80। यहां पर भी क्या लिखा जा सकता है, तो ये 80 हो जाएगा। यहां पर डिवाइडेड बाई में लिखेंगे 4 पाई, डायमेंशनलेस होगा। F का होता है MLT-2 और यहां पर R स्क्वायर की बात करें तो ये L2 लिखा जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला निकल के आएगा वो कितना होगा, वो लिख सकते हैं। देखो M है -1 बनेगा, यहां पर L लिखा है तो देखो L2 है, यहां पर 1 है 3 बनेगा, ऊपर जाएगा तो L-3 बनेगा। T के बारे में बात करें तो 2 यहां पर है 2 ऊपर है, मिलके बनेगा T4 लिख देंगे और यहां पर A कितना लिखा गया है 2 लिखा गया है तो A2 लिखा जाएगा। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला, इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था वो हम लोगों ने देखा कि जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, और इनको कंबाइन किया गया तो फार्मूला बनाया फिजिकल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जहां पर K कूलॉम्स कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखी जाती है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती। जब ये रखी जाती तो K की वैल्यू निकल के आती 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये था एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला। उम्मीद है इसका स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था। ये एक्सपेरिमेंटल लॉ था, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, कूलॉम्स ने दिया था। ठीक है, अब आगे बात किया जाए कि रिलेटिविटी ऑफ अ मीडियम क्या है। अभी जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा कूलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट से, वो फार्मूला केवल और केवल वैक्यूम के लिए बना है कि अगर कोई मीडियम होगा तो मीडियम कैसा फोर्स इफेक्ट करेगा, जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वो कैसे इफेक्ट होता है उसके बारे में कुछ नहीं बात करते हैं। अगर फ्री स्पेस होता है दो चार्जेस के बीच में तो इतना फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, तो अगर फ्री स्पेस ना हो, कोई मीडियम कंसीडर किया जाए, जैसे यहां पर हम लोगों ने कंसीडर किया एक वैक्यूम है, तो वैक्यूम में जो फोर्स लगता है उसे लिख देते हैं FV है, फोर्स इन वैक्यूम। R सेपरेशन है, Q1 Q2 है, तो यहां जो फोर्स लगेगा FV, अभी हम लोगों ने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हम लोग लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां से बात किया जाए किसी मीडियम में अगर इनको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, इनके बीच में कोई मीडियम हो, मान लेते हैं मीडियम की जो ऑब्सोल्यूट परमिटिविटी है, यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग ऑब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऑब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो मान लेते हैं एप्सिलॉन है। अगर ऑब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन है तो यहां जो फोर्स लगेगा F कहां का फोर्स होगा, मीडियम का फोर्स होगा, लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऐसा लिखेंगे। तो अगर ये 1/एप्सिलॉन लिखा जाएगा, यहां लिखेंगे हम Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास ये वैल्यू, यहां पर बन जाएगा FV डिवाइडेड बाई में लिखा जाएगा FM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखा जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहां से क्या लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन, यहां पर लिखा जाएगा R स्क्वायर। अगर ये कैंसिल होंगे तो देखो बनेगी वैल्यू क्या, तो ये वैल्यू बन जाएगी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया FB बाई FM, इसी को हम आगे नाम दे देते हैं एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R कहीं कहीं पर लिखा होता है या फिर इसे हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन R को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
मीडियम की ये ऑब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, और या फिर इसको हम के कहते हैं, तो के को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक ही बात है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये जो फोर्स था वो कम या ज्यादा हो रहा, उसके बारे में अगर बात किया जाए तो अगर दो चार्जेस के बीच में मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा तो मीडियम, इनके ऊपर क्या होगा, मीडियम में क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो भले ही न्यूट्रल मीडियम हो, अगर न्यूट्रल मीडियम होगा तो भी इनके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर कुछ चार्जेस रखे गए हैं, तो वो क्या करेंगे, मीडियम को पोलराइज कर देंगे, और मीडियम के पोलराइज होने की वजह से जो नेट फोर्स यहां पर काम कर रहा होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन जो वैक्यूम में फोर्स काम कर रहा था वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं था। लेकिन मीडियम के पोलराइज होने की वजह से जो अब फोर्स लग रहा है वो कम हो गया है। तो यहां से कह सकते हैं एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन आर कहते हैं, या फिर इसको हम के से डिनोट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या फिर हम इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहें तो याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट ये होता है फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए अगर हम लोग बात करें तो एप्सिलॉन आर या फिर के की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 1 होती है, 1 तो ली जाती है वैक्यूम के लिए, एयर के लिए 1.008 समथिंग रहती है, तो हम उसे नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, 1 के बराबर रखते हैं उसे, ठीक है। और दूसरा होता है फॉर वाटर के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो 81 लिखी जाती है। फिर आगे अगर बात किया जाए दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, अगला फॉर इंसुलेटर्स के लिए जो ER होता है वो ग्रेटर देन होता है 1 के। और बात किया जाए फॉर मेटल्स, फॉर कंडक्टर्स, या फिर हम मेटल्स के बारे में बात कर रहे हो तो भी ये एप्सिलॉन आर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, और एप्सिलॉन आर अगर इन्फिनिटी होगा तो यहां से देखो इस मीडियम में जो लगने वाला फोर्स होगा वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में ये बातें याद रखेंगे। जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है उसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, अगर यहां से हम देखें तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या है, यहीं से देख लेते हैं, ये एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी मीडियम की ऑब्सोल्यूट परमिटिविटी और फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है उनका रेशियो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है, ठीक है। रेशियो से डिफाइन किया जाता है, तो एप्सिलॉन आर का कोई डायमेंशन नहीं होगी, ध्यान ये रखेंगे। अब अगर फोर्सेस के बारे में यहां पर बात किया जाए तो Fm को अब क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई। एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन को लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहां Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर है। इसमें एप्सिलॉन नॉट जो R लिखा गया है इसको हम K भी लिख सकते हैं कैपिटल, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये फोर्स होता है जो मीडियम में लगता है, वो फोर्स होता है जो वैक्यूम में काम करता है। तो यहां पर जो हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा कूलॉम्स लॉ का, उसमें ये फार्मूले वैलिड रहते हैं कि अगर हम फ्री स्पेस या फिर एयर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाता है तो मीडियम के पोलराइज होने की वजह से जो नेट फोर्स होता है वो कम हो जाता है, और फोर्स कम कितना होता है, तो यहां से ऐसा याद रखेंगे, F जो मीडियम में लगने वाला होता है, F एयर या फिर F वैक्यूम डिवाइडेड बाय में क्या होता है, तो कैपिटल K लिखा जाता है, एप्सिलॉन R लिख सकते हैं, वहां पर भी यही आया है। तो याद रखेंगे 1/K टाइम्स हो जाता है लगने वाला फोर्स अगर दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है। तो अभी हम लोगों ने दो चार्जेस कंसीडर किए, उनमें देखा जो फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड वो लिखा गया था, चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड था Q1 Q2 था। तो अभी हम लोगों ने देखा जो स्केलर फॉर्म होती कूलॉम्स लॉ की वो थी स्मॉल k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिल्कुल उसी के सिमिलर होता है। अब अगर हम लोग यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करें, यहां पर हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, यहां पर ऐसा है, 3 डायमेंशनल है ये, और यहां पर दो चार्जेस कंसीडर किए जाते हैं। एक चार्ज यहां पर है जो Q1 नाम दिया गया, और दूसरा चार्ज यहां कहीं पर है जो कि Q2 है, ठीक है। इनके पोजीशन वेक्टर लिखे गए हैं, इनके पोजीशन वेक्टर हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में
इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है वो R1 से दिया जा रहा है, R1 वेक्टर है, और इसका पोजीशन वेक्टर दिया जा रहा है वो R2 से दिया जा रहा है, ये R2 वेक्टर है। तो 2 पॉइंट चार्जेस हम लोगों ने कंसीडर किए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसमें उनके कोऑर्डिनेट जो पोजीशन वेक्टर दिए गए कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में वो R1 और R2 हैं। अगर इनके कोऑर्डिनेट भी दिए गए होंगे तो उनको भी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि इनके ऊपर जो फोर्स काम कर रहे होंगे वो कैसे होंगे, तो इनको अगर हम मिलाएं, डॉट डॉट करके मिला देते हैं इनको, ये मिला दिया। अगर इनको हम सेम नेचर का चार्जेस कंसीडर करके चले तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और इस पर फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। समझ में आ रहा होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अगर हमें देखना है कि कौन से फोर्स कितने हैं, तो ये फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, 2 पर, लगाया किसने, 1 ने, तो F21 वेक्टर हो गया। ये फोर्स लग रहा है 1 के ऊपर, 2 ने लगाया है, तो F21 वेक्टर लिख सकते हैं। इफ F12 और F21 वेक्टर का हमें लिखना है वेक्टर फॉर्म में कि मैग्नीट्यूड कितना होगा और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहां पर कंसीडर करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पर कंसीडर करते हैं ये जो वेक्टर होगा Q1 और Q2 को मिलाने वाला वो कितना होगा। तो अगर इस वेक्टर को हम एक डायरेक्शन में कंसीडर करें, यहां से मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है वेक्टर, ये वेक्टर ऐसा कंसीडर किया गया, Q1 से Q2 को मिलाने वाला वेक्टर ऐसा है, इसको मान लेते हैं ये क्या है, R वेक्टर है, पता नहीं मान लिया गया R वेक्टर। अब इस R वेक्टर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था क्लास 11th में कि अगर ये हो गया A वेक्टर, ये हो गया B वेक्टर, और उसके अपोजिट साइड में अगर C वेक्टर को मिलाया जाए, अगर यहां समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, ये मान लेते हैं A वेक्टर है और ये हमारे पास दिया गया है B वेक्टर, और अपोजिट साइड से अगर ये वेक्टर मिलाया जाए C वेक्टर, तो यहां से लिख सकते हैं C वेक्टर जो होगा वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर के बराबर निकल के आ रहा होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करेंगे, यहां से ये वेक्टर जा रहा है, जहां ये टर्मिनेट हो रहा, दूसरा वहां से शुरू हो रहा, तीसरा इनको अपोजिट डायरेक्शन में मिलाने से मिला है, तो यहां से कह सकते हैं कि जो R1 वेक्टर होगा प्लस R वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, R2 वेक्टर के बराबर होगा। हमें चाहिए क्या, R चाहिए, तो R वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये बन जाएगा। अब हमें ये मिल गया कि Q1 से Q2 की तरफ का जो वेक्टर है वो कितना है, R2 माइनस R1 वेक्टर। अब क्या करना है, सबसे पहले हम यहां पर लिखना चाहते हैं F21 वेक्टर, तो F21 वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो ये वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी हम लोगों ने देखा स्मॉल k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर, R इनके बीच का सेपरेशन, तो ये हो जाएगा R वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और हमें क्या लिखना होता है, साथ में हमें लिखना होता है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर का मतलब R वेक्टर जो अभी हम लोगों ने निकाला है, इस R वेक्टर का R कैप चाहिए हमें। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन चाहिए होती, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये दे देगा डायरेक्शन। अब क्या काम करना है, R कैप की वैल्यू रख देते हैं। तो हम लोगों ने यहां पर अभी ये पढ़ा कि ये ट्रायंगल लॉ होता है, अगर हम यहां से R कैप को लिखना चाहें तो R कैप, किसी भी वेक्टर का कैप निकालने के लिए उस वेक्टर को लिखा जाता है और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है उस वेक्टर के अलोन। अब अगर ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करें तो क्या मिलेगा, यहां पर स्मॉल k लिख सकते हैं, ये Q1 होगा, ये Q2 होगा, डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे, R वेक्टर का स्क्वायर। तो R वेक्टर हमारे पास कितना है, तो वो है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, साथ में बनेगा R कैप। R कैप की वैल्यू क्या होगी, तो हो जाएगी R वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड R। ठीक है, अब अगर हम मॉड R की वैल्यू दोबारा रख दें तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, स्मॉल k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड, फिर इसका स्क्वायर हो गया। यहां पर R वेक्टर की वैल्यू हम लोग को पता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड होगा। ठीक है, अगर देखें तो यहां देखो 2 लिखा, यहां 1 लिखा, तो पावर 3 बनेगी, तो ये निकल के आएगा स्मॉल k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में लिखा जा सकता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल, मॉड लगाएंगे पावर 3 लगाएंगे क्योंकि 2 और 1 3 बनेगा, यहां लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर।
इस तरह से F21 का मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन लिखी जा सकती है। अगर देखा जाए तो जिधर 2 1 है उसके अपोजिट साइड में 1 2 है, तो ऐसा नहीं कह सकते F12 वेक्टर, तो अब की बार जो R वेक्टर होगा वो उस साइड में होगा, माइनस R वेक्टर से लिखेंगे। तो यहां से ऐसा लिखा जा सकता है स्मॉल k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में मॉड R का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहां पर जो R कैप लिखा जाएगा माइनस R कैप से लिखेंगे। रीजन क्या है, जो R कैप है वो Q1 से Q2 की तरफ है, लेकिन जो फोर्स लग रहा होगा Q1 पर, वो Q1 पर फोर्स लगेगा तो वो होगा Q2 से Q1 की तरफ, मतलब R कैप अब की बार हम माइनस लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, तो स्मॉल k बनेगा, Q1 बनेगा, Q2 बनेगा। यहां पर ओवरऑल जो वैल्यू बनने वाली है ऐसा ही सब कुछ बन रहा, फाइनल रिजल्ट यहां तक आएगा, बस उसमें माइनस और रहेगा। तो माइनस रहेगा तो इसमें माइनस इंट्रोड्यूस कर देंगे। पहले लिख देते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, या फिर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिखें, कोई भी वैल्यू पहले लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव निकल के आएगा, क्यूब लगा देते हैं, लेकिन यहां लिखेंगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि R1 में से अगर हम R2 को माइनस करवाएंगे तब हमें मिलेगा वेक्टर जो Q1 से स्टार्ट होगा Q2 की तरफ जाएगा, मतलब R जो हम लोगों ने माना इसका अपोजिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहां से F21 की वैल्यू निकल आई। इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में या कोऑर्डिनेट फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका यूज हम तब करते हैं जब जो चार्जेस होते हैं उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हों, या फिर हम स्केलर फॉर्म का यूज कर लेते हैं, डायरेक्शन को अलग से बता देते हैं, लेकिन डायरेक्शन भी इंक्लूड करवानी हो साथ में तो हम वेक्टर फॉर्म को इस तरह यूज करते हैं। यहां पर जो 11 के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे उनके बारे में हमने बात की, फिर जाकर के हम लोगों ने ये वैल्यू लिखी, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगली बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड है। तो कूलॉम्स लॉ का जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि कूलॉम्स लॉ बिटवीन टू चार्जेस इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर व्हिच इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड इज अ सेंट्रल फोर्स। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है, यहां कोई पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाए, ऐसा एक दूसरा पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाए, ये हो गया Q1 हमारे पास, ये हो गया Q2, फिर कह रहे हैं व्हिच इज कंजर्वेटिव, तो Q1, तो ये चार्ज Q1 और Q2 कंसीडर किए गए। अब अगर इनके सेंटर को मिलाया जाए, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, इनको मिला दिया जाए, R सेपरेशन इनके बीच में, तो जो इनके ऊपर फोर्स काम करता है, अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और अगर ये अपोजिट होंगे, सेम होंगे, तो इनके ऊपर रिपल्सन का फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो जो इनके ऊपर फोर्स लग रहा है इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग काम कर रहा है। तो जो फोर्सेस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग काम करते हैं उनको कहा जाता है सेंट्रल फोर्स। याद रखेंगे सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं। तो वहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, वो भी एक सेंट्रल फोर्स था कि दोनों के सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन के अलोंग काम करता था। यहां पर दूसरा पॉइंट अगर बात किया जाए, एक्शन रिएक्शन पेयर है, यहां पर ये जो फोर्स काम कर रहा है 2 पर काम कर रहा है 1 की वजह से, और यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है 1 पर वो 2 की वजह से काम कर रहा है वेक्टर फॉर्म में। यहां पर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, ये F21 है, ये F12 है। अगर इन दोनों को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं F21 वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ F12 वेक्टर के बराबर आ रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन लिखेंगे। और ये क्या है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का मोशन का ये तीसरा नियम है कि जो चार्ज लग रहे होते हैं फोर्सेस वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और मैग्नीट्यूड सेम रहता है और एक ही इंस्टेंट पर काम कर रहे होते हैं, तो उनको हम एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। तो यहां एक्शन रिएक्शन पेयर है ये। फिर बात किया जाए कंजर्वेटिव होता है नेचर में। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि जब भी हम कभी बात करते हैं, कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि दो चार्जेस हैं अगर ये, और इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाए, आगे हम फील्ड पढ़ेंगे इनकी। तो कंजर्वेटिव नेचर का मतलब ये होता है कि जो फोर्स होगा, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स is independent of path followed। जो भी पाथ हम लोग चूज करेंगे वो इंडिपेंडेंट होगा उस पाथ से। फिर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या याद रखना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता हो तो हम उन पर लगने वाला फोर्स जो होगा
उसके बिहाफ पर वैल्यू निकाल सकते हैं कि वर्क डन कितना होगा। वर्क डन बिल्कुल इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा पाथ हम कंसीडर कर रहे हैं। जैसे यहां पर हम लोग मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल है, चार्जेस को इधर से इधर ले जाया जाए, चाहे इधर से इधर ले जाया जाए, चाहे ऐसे इधर से इधर ले जाया जाए, या बहुत दूर से घुमा करके यहां ले जाया जाए। अगर यहां W1, यहां पर W2, यहां पर W3 है, यहां पर W4 है, तो W1 इज इक्वल टू होगा W2 के और इज इक्वल टू होगा W3 के और W4 के बराबर निकल के आएंगे। अगर ऐसा होता है तो कह रहे हैं कि इन फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव नेचर रखेगा, बराबर आ रहा है, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। तो ये मतलब हो गया इसका। और लाइन ज्वाइनिंग इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग काम कर रहा है। और ये फोर्स कैसा है, एक्शन रिएक्शन पेयर से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहां पर वैलिड है। अभी हम लोगों ने देखा F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ F12 वेक्टर। इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, यहां पर हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म लिखी, इससे प्रूफ किया जा सकता है। ये जो माइनस यहां पर कॉमन ले लिया जाए, या यहां से देख सकते हैं जो वैल्यू यहां लिखी गई सेम वैल्यू यहां है, यहां पर आर कैप पॉजिटिव है, यहां आर कैप नेगेटिव है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, न्यूटन्स जो अगला पॉइंट है कूलॉम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है, इफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सेपरेशन दे आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। अगर दो पॉइंट चार्जेस हम लोगों कंसीडर, अगर कोई दो चार्ज ऑब्जेक्ट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, पहली चार्ज ऑब्जेक्ट है, दूसरी चार्ज ऑब्जेक्ट है, इनके बीच के सेपरेशन को हम ज्यादा कर देते हैं। अगर इनके बीच का सेपरेशन काफी ज्यादा है, मान लेते हैं इनका डायमेंशन a है, तो a की वैल्यू बहुत बहुत कम है अगर r से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट चार्जेस है। तो पॉइंट चार्जेस की कंडीशन ये होती है कि अगर दो चार्जेस हैं, दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच के सेपरेशन को बहुत ज्यादा कर दिया जाए उनके डायमेंशन के कंपैरिजन में, तो उनको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। और ये ध्यान रखेंगे चार्जेस रेस्ट पर होने चाहिए, तो याद रखेंगे रेस्ट पर जब चार्जेस रहते हैं तब के लिए वैलिड रहता है ये। ठीक है, अगर मोशन में आएंगे तो मोशन में आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जब पढ़ रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये फोर्स क्या होगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ या अब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस। अगर दो पॉइंट चार्ज तो उनके बीच में जो फोर्स काम करता है, अदर चार्जेस जो प्रेजेंट होते हैं उनके इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट होता है, कि वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बाकी के लोग कैसे फोर्स लगा रहे होंगे। जैसे यहां पर एक है, ये दूसरा है, ये है हमारे पास Q1 चार्ज, ये है दूसरा Q2 चार्ज, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। हम लोगों को पता है मैग्नीट्यूड F Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर लिखा जाता है, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो ये मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट होता है। अगर मान लेते हैं यहां कोई चार्ज है Q3, तीसरा कोई चार्ज है, तो इसके प्रेजेंस हो या इसकी प्रेजेंस ना हो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है। लेकिन हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज को कंसीडर किया जाए, उसके ऊपर लगने वाला नेट रिजल्टेंट फोर्स देखा जाए, वो डिपेंड करेगा इस Q3 की पोजीशन, या अगर प्रेजेंस होगी तो डिपेंड करेगा, अब्सेंस होगी तो भी डिपेंड करेगा। तो Q3 की अब्सेंस या प्रेजेंस नेट जो फोर्स लग रहा होगा किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर वो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर दो चार्जेस है उनके बीच में जो फोर्स काम करता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वो इंडिपेंडेंट होता है किसी अदर चार्ज पार्टिकल की पोजीशन से। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग मीडियम। लेकिन अगर मीडियम सराउंडिंग में रहता है तो उसकी वजह से जो फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहां लिखा भी गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग मीडियम द रिजल्टेंट फोर्स चेंजेस बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। जो मीडियम के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें पोलराइजेशन होने की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कम हो जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो मीडियम में लगने वाला फोर्स होता है, एयर या वैक्यूम में लगने वाले फोर्स, एयर या फिर वैक्यूम लगने वाले फोर्स का 1/k टाइम्स होता है, या 1/ε/r टाइम्स लिखा जाता है। तो मीडियम के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, और मीडियम के मॉलिक्यूल के पोलराइज होने की वजह से जो फोर्स लगता है मीडियम में वो 1/k टाइम्स लिखा जाता है, जो एयर या वैक्यूम में फोर्स लगता है उसके। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट है कूलॉम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर द डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर का मतलब होता है 1 फर्मी। 1 फर्मी, ठीक है, 1 फर्मी से कम अगर डिस्टेंस होती है तब ये काम नहीं करता। और बात किया जाए कि जो R होता है वो ग्रेटर देन होता है 10⁻⁻15 मीटर, और लेस देन होता है 10⁻18 मीटर। इतने डिस्टेंस तक ये काम करता है, इतनी दूरी तक वैलिड रहता है। तो यहां से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये कैसा होता है, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है।
काफी ज्यादा दूरी तक काम करता है तो लॉन्ग रेंज फोर्स हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं उनसे ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लिया गया कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जाएं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन आर मान लिया जाए। मास ऑफ प्रोटॉन हम लोगों को पता है, मास ऑफ प्रोटॉन ई होता है ME 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर इनके बीच में लिखा जाए एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो यहां पर काम कर रहा है, तो ये लिखा जाएगा स्मॉल के, यहां पर हम लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं स्मॉल के, या स्मॉल के की वैल्यू रख दी जाए, मान लेते हैं वो वैक्यूम में है तो 9 इंटू 10⁻9 रख सकते हैं। Q1 Q2 E इंटू ई स्क्वायर बनेगा तो 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर बनेगा, और डिवाइडेड बाय में वैल्यू आएगी R का स्क्वायर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और यहां पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला जाए तो वो लिखा जाएगा जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, और इंटू में लिखा जाएगा M1 M2, तो M1 में लिखेंगे 9.1 और दूसरा भी लिखा जाएगा 9.1, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं 31, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा R स्क्वायर। अगर हम यहां से कंसीडर करें कि FE डिवाइडेड बाय में FG जो निकल के आता है अप्रोक्सीमेट निकल के आता है 10⁻42 ऑर्डर का। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उनका जो रेशियो होता है अप्रोक्सीमेट 10⁻42 ऑर्डर का होता है। 42 समटाइम्स 43 भी लिखा मिलता है, तो 42 ऑर्डर का होता है। तो इतना ज्यादा होता है। इसके लिए क्या है, जब भी हम कभी इलेक्ट्रिक फोर्स कंसीडर कर रहे होते हैं बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। एक और पॉइंट है, यहां से याद रखना चाहे याद रख सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, इनका सेपरेशन R है, तो यहां पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो 10⁻39 इतना ऑर्डर रखता है। और अगर एक प्रोटॉन है यहां पर और दूसरा यहां पर प्रोटॉन है, R सेपरेशन है, तो यहां पर FE डिवाइडेड बाय में क्या होगा FG, ये किसके बराबर निकल के आता है, तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू निकल के आती है 36 ऑर्डर में, 10⁻36। ये डाटा है, याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो 10⁻42 ऑर्डर का रहता है, यहां 39 का होता है, यहां 36 का होता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा वैल्यू होती है 10⁻39, 36, 42 इतनी ऑर्डर में रहता है। तो जब भी कभी हम इन फोर्सेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर नहीं करते, नेग्लिजिबल रहते हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कूलॉम्स लॉ के अगले पॉइंट्स, जिसमें कूलॉम्स लॉ इज सिमिलर टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दोनों सिमिलर होते हैं। ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, वो पॉइंट मास के लिए वैलिड था, लेकिन इनमें भी वहां पर भी F इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था, यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर है। यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो स्मॉल k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है, और FG अभी हम लोगों ने देखा G यहां पर M1 M2 डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर होता है। तो इसके सिमिलर है, दोनों इस इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन भी करते हैं, फॉलो करते हैं। Coulomb's law obey Newton's third law of gravitation, that is the force exerted by two charges on each other are equal and opposite। इसके बारे में भी हम लोगों ने इधर बात की डिटेल में, यहां पर कि जो फोर्सेस लग रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो इनका मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है। वही पॉइंट यहां पर हम लोगों ने अलग से कंसीडर किया है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, वैलिड है उसमें। और जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर वो इक्वल मैग्नीट्यूड रखते हैं और अपोजिट होते हैं, एट अ इंस्टेंट काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर काम करते हैं। ऐसा नहीं एक ने दूसरे पर फोर्स लगाया तो दूसरा बाद में पहले पर फोर्स लगाएगा, उसी इंस्टेंट पर लगाता है फोर्स, तभी हम एक्शन रिएक्शन पेयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल force on a given charge is vector sum of individual forces exerted by each of the other charges। इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं पहले। जैसे यहां पर हम लोगों ने कोई पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये लिखा गया है Q0 पॉइंट चार्ज है यहां पर, या हम इसे मान लेते हैं Q1 पॉइंट चार्ज है।
अलग अलग 2-3 पॉइंट चार्जेस लिए जाते हैं। जैसे यहां पर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया गया जिसकी वैल्यू है Q2। ये इस पर जो फोर्स लगाएगा हम लोगों को पता है, सेम अगर पोलैरिटी होगी तो दूसरी तरफ फोर्स लगा रहा होगा। अगर यहां पर एक दूसरा चार्ज कंसीडर किया जाए, मान लेते हैं कि ये Q3 है, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स हो गया 2 ने लगाया तो F21 हो गया, ये F3 हो गया। या फिर इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये लग रहा फोर्स 1 पर लगाया है 2 ने तो ऐसा लिख सकते हैं, ये फोर्स लग रहा है 1 पर लगाया किसने 3 ने तो ऐसा लिखा जा सकता है। सिमिलर एक अगर यहां पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाए Q4, तो इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं ये फोर्स होगा 1 पर लग रहा है, 4 लगा रहा है तो F वेक्टर 1 4 ऐसा लिखेंगे हम। तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये बता रहा किसी दिए गए पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उसके नेबरिंग साइड में, उसके अराउंड जितने भी चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, वो जितने भी फोर्सेस लगा रहे होंगे सबके वेक्टर सम में लिखा जाता है। तो अगर यहां पर हम लोग लिखें अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो एफ नेट वेक्टर जो लिखा जाएगा वो इन तीनों का वेक्टर सम होगा। F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर, यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बिल्कुल सिंपल ऐसे समझेंगे हम कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसके ऊपर हम फोर्स देखना चाहते हैं अलग अलग चार्जेस की वजह से, तो सबकी वजह से लगने वाले फोर्स को कंसीडर करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उन सबका वेक्टर सम लिखेंगे, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमें मिल जाएगा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q placed at the centroid of the triangle? फिगर से समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। फिगर में ये कहा है कि अगर एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करें, ऐसा कंसीडर किया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड लेंथ L दे रखी है और इसके वर्टिसेस के ऊपर Q चार्ज रखे गए हैं, तो Q ये हो गया, ये भी Q हो गया, ये भी Q हो गया, सबकी वैल्यू Q के बराबर, तो Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू Q और Q3 इज इक्वल टू Q होगा। अब ये कह रहे हैं कि सेंट्रॉइड के ऊपर क्या रखा गया है, एक प्लस Q चार्ज रखा गया, ये Q चार्ज रखा गया, सबका नेचर सेम ही है, तो कह रहे हैं Q के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखें तो क्या कहता है, यहां से देखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। यहां पर हम इसको ऐसे बनाते हैं, यहां पर बना दिया, तो इस पर ये रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इस Q के ऊपर, और ये जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो इन दोनों ने फोर्स लगाया। अब ये वाला भी फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सभी की वजह से प्लस कैपिटल Q के ऊपर जो फोर्स बनेगा वो कैसा होगा उसके बारे में बात की गई। अब अगर हम लोग यहां पर ये R लिख लेते हैं, ये R लिख लेते हैं, ये भी R लिख लेते हैं, तो ये जो फोर्स बनेंगे ये F होगा, ये भी F होगा, ये भी F होगा, मैग्नीट्यूड सबका सेम आने वाला है। देख सकते हैं कैसे, अगर हम इन दोनों पेयर के बारे में बात करें, यहां पर जो फोर्स काम कर रहा होगा ये देख लेते हैं इन दोनों में, तो ये हो जाएगा स्मॉल k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर। ये वैल्यू भी किसके बराबर होगी, स्मॉल k कैपिटल Q या स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली ये वैल्यू भी यही बनेगी, स्मॉल q स्मॉल कैपिटल Q डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर, सेम वैल्यू बनेंगी। अब इनके बीच में देखना है कि एंगल कितना बन रहा होगा। तो अगर हम यहां इस पॉइंट को बाहर निकाल के बनाए, ऐसा है, इधर ऐसा बन रहा है, इधर ऐसा बन रहा है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, इनको F कंसीडर कर सकते हैं। अब एंगल देखना चाहते हैं, तो एंगल दो वेक्टर के बीच में जो यहां एंगल बनेगा वो कितने का एंगल होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। मान लेते हैं इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो यहां 90 का एंगल बनेगा, ये 90 है हमारे पास और ये बनेगा 30, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो 30 हो गया एंगल बाइसेक्टर और ये 90 हो गया, तो सामने वाला एंगल कितना बनेगा, 60। अगर इधर 60 बनेगा तो इधर भी वैल्यू क्या आएगी, 60। तो यहां पर फोर्सेस बन रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल निकल के आ रहा है वो 120 डिग्री का निकल के आएगा। तो अगर 120 डिग्री निकल के आ रहा है तो इन दोनों का हम निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इक्वल मैग्नीट्यूड होने की वजह से इसी बीच में कहीं आएगा, तो यहां से देखना चाहते हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो F है, तो हम लोगों को फार्मूला आता है R इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट लिखा जाता है क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल होता है, तो यहां लिख सकते हैं एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, यहां पर लिखेंगे कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -12, तो -12 रखेंगे, 2 से 2 कटेगा, यहां पर एफ स्क्वायर बनेगा तो 2f स्क्वायर, और ये माइनस का एफ स्क्वायर बनेगा, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एफ निकल के आएगी। तो यहां से देख सकते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है वो इस डायरेक्शन में आया, और वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है। ये इसका भी रिजल्टेंट है और इसका भी रिजल्टेंट है। तो अब इस चार्ज क्यू के ऊपर फोर्स देखा जाए तो अपवर्ड साइड में एफ लग रहा है कैपिटल एफ, डाउनवर्ड साइड में कैपिटल एफ लग रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा है वो कितना है, तो यहां नेट फोर्स की वैल्यू 0 निकल के आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लगाया जाता है। सबकी वजह से जो फोर्सेस लग रहे होते हैं सबसे पहले हमको कंसीडर करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर क्या करना होता है, वेक्टर सम करना होता है। वेक्टर सम करने का फॉर्मूला हमें पता है, वेक्टर सम का ट्रायंगल लॉ भी हम यूज कर सकते हैं या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी यूज कर सकते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और बात करें। क्वेश्चन दिया गया है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ ए दे रखी है, कह रहे हैं इनके हर एक वर्टिसेस के ऊपर क्या है, स्मॉल क्यू चार्जेस प्लेस किए गए हैं, तो डी पर जो चार्ज होगा उसके ऊपर हमें निकालना है कि कितना फोर्स काम कर रहा होगा। तो ये फिगर यहां पर दे रखा है, यहां पर हम लोग फिगर बनाए दोबारा से, तो ऐसा बना सकते हैं, ये ऐसा है, यहां पर डी है, ये डी है, तो अगर इन सबके ऊपर चार्जेस प्लेस किए गए हैं, यहां पर क्यू है, यहां पर क्यू है, यहां भी क्यू है, और यहां पर भी क्यू लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो होगा इसको रिपेल करेगा, इस तरफ प्लस प्लस है, ये भी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इधर आएगा, और इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये भी रिपेल करेगा। ठीक है, अब अगर पॉइंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये ए है, ये बी है, यहां पर ये सी है, और ये पॉइंट जो लिखा गया वो डी पहले से लिखा गया है। अब हमें ये देखना है कि जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, सारे डिस्टेंस ए हैं, और जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो होता है a√2। ठीक है, अब अगर हम इस फोर्स को लिखें, ये F मैग्नीट्यूड रखता है मान लेते हैं, तो F की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, K, Q1 Q2, तो Q इंटू Q, Q स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली A और D के बीच जो चार्जेस हैं उन पर जो फोर्स लगेगा वो भी F मैग्नीट्यूड रखेगा, K, यहां पर लिख देंगे हम Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय में A स्क्वायर लिखा जाएगा। अब बात आती है ये जो फोर्स होगा F डैश वो कितना लिखा जाएगा, तो इस F डैश की वैल्यू अगर लिखी जाए तो इस Q और इस Q के बीच में लग रहा है ये फोर्स, डिस्टेंस कितना है, a√2 है, तो लिख सकते हैं स्मॉल k Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय में a√2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो इसे लिखेंगे k Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2a स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1/2 को अलग कर लेते हैं, के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय में a स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो ब्रैकेट में लिखा है वो क्या है, F है, इसका मतलब ये कितना मैग्नीट्यूड रखता है, F/2 मैग्नीट्यूड रखता है। ठीक है, अब हमारे पास ये पता चल गया कि जो तीन फोर्सेस लग रहे थे उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड क्या है और उनकी डायरेक्शन क्या है। अब हमें क्या करना है, इनका वेक्टर सम करना है। तो सबसे पहले हम इनका वेक्टर सम करते हैं, इसका और इसका, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं, तो F डैश के ऊपर आएगा इनका वेक्टर सम। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें, इनका रिजल्टेंट, तो F बराबर क्या लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू लिख सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है कि F, यहां पर जो F हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, इन दोनों के बीच का जो यहां पर हम लोग F यूज कर रहे हैं वो क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो मान लेते हैं कि ये F डबल डैश है, इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा जैसे लिखेंगे, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होने की वजह से 2ab वाला टर्म हो जाएगा, 2ab cos थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहां से देख सकते हैं ये आ जाएगा F√2। इसका मतलब क्या है कि जो यहां D पर चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं रिजल्टेंट वाले, वो ऐसे हैं, इस डायरेक्शन में पहले से F डैश लग रहा था, वो कितना था, तो वो था F/2 का, इसमें एक और फोर्स ऐड हो गया, वो कौन सा फोर्स ऐड हो गया है, तो F डबल डैश ऐड हो गया है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में आ गया है, F डबल डैश ऐड हो गया, तो यहां पर लिखा जाएगा F√2। तो इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा F/2 प्लस F√2। F की वैल्यू हमारे पास पता है, यहां पर रख करके फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है हाफ,
यहां बनेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ए स्क्वायर प्लस यहां बन जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ए स्क्वायर इंटू रूट टू। कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारे पास आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ए स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/2 प्लस रूट टू न्यूटन। ये हो जाएगा नेट फोर्स किसी एक चार्ज के ऊपर, चाहे डी पर निकाल लो, बी पर निकाल लो, सी पर या ए पर, किसी पर भी, तो नेट जो फोर्स लगेगा वो ऐसे निकाला जा सकता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे सबके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, डायरेक्शन देख लेंगे, फिर उनका वेक्टर सम करके रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। इस तरह से काम करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब अगर हम लोग आगे बढ़े, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर फिक्स चार्जेस हों, एक चार्ज यहां पर है या फिर हम इसे अलग बना लेते हैं, यहां कहीं पर एक चार्ज है जो कि है Q1 और इनसे कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज यहां पर रखा गया है Q2। ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकते, दोनों के दोनों कैसे हैं, फिक्स चार्जेस हैं। तो अगर ये फिक्स चार्जेस हैं और इनके बीच में एक तीसरा चार्ज लेकर के आया जाता है, मान लेते हैं कि Q चार्ज रखा गया है इनके सेंटर पर, इनको लाइन को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके मिड पॉइंट पर रखा गया, तो ये r डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस। अब हमें देखना है कि ये कैसा साइन रखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन रखेगा। तो मान लेते हैं इसका साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन होगा, ये पॉजिटिव है, तो ये a है, मान लेते हैं ये पॉइंट b है, ये पॉइंट c है। तो a पर जो चार्ज होगा इस बी पर रखे चार्ज, क्योंकि ऊपर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, राइट साइड में फोर्स लगेगा। सी क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा। दोनों के फोर्सेस अगर बराबर लिखे जाएंगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 बनेगा, मतलब ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रह सकता है। लेकिन एक बात और देखना चाहते हैं कि अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, मान लेते हैं इसे थोड़ा इधर ए की तरफ भेज दिया जाए या थोड़ा सी की तरफ भेज दिया जाए, कोई भी दोनों में से एक कंडीशन की जाए, तो अगर ये ए की तरफ बढ़ेगा तो ए का रिपल्सन बढ़ेगा, ये क्या करेगा, दोबारा से इसे बी की तरफ भेजने की कोशिश करेगा, या हम इसको सी की तरफ भेजेंगे तो सी से इसका जो रिपल्सन होगा बढ़ेगा, दोबारा इसे ए की तरफ भेजने की कोशिश करेगा। तो अगर हम यहां एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एक्स एक्सेस है और यहां पर ये जो लिखा गया ये वाई एक्सेस है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं अलोंग एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस के जो अलोंग होगा, अलोंग एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस के अलोंग क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम हमें मिल रहा है, इक्विलिब्रियम जो मिल रहा वो कैसा इक्विलिब्रियम है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं, मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ये कोई ऐसा शेप बना हुआ, यहां एक बॉल है, एक शेप ऐसा बना हुआ है, यहां पर एक बॉल है, और एक ये ऐसा बना हुआ, यहां एक बॉल है। अब अगर इनको देखा जाए, अगर हम इसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं, इधर जाए या फिर ये इधर जाए, वापस से यहीं आएगा, लेकिन अगर यहां से डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वापस से वहां नहीं लौटेगा, तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर होता है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हो गया स्टेबल, ये हो गया अनस्टेबल, ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इन केस में कौन सा केस यहां पर काम कर रहा है कि जो पॉइंट यहां पर बी पर चार्ज है उसको अगर डिस्टर्ब करते हैं एक्स एक्सेस के अलोंग, तो वापस से बी की तरफ जाने की कोशिश करता है, मतलब वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब अगर बात किया जाए एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के अबाउट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं पर गया, मान लेते हैं क्यों यहां कहीं पर है, तो ये भी इसके ऊपर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, तो रिपल्सन का फोर्स जो ओवरऑल होगा इधर काम कर रहा होगा नेट फोर्स, तो नेट फोर्स अगर ऊपर की तरफ काम करेगा तो यहां पर क्या होगा, ये स्टेबल नहीं रहेगा, तो यहां पर क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा हमें। तो एक्स एक्सेस के अलोंग हमें कैसा इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो एक्स एक्सेस के अलोंग मिलेगा हमें स्टेबल, और वाई एक्सेस के अलोंग कैसा मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। लेकिन अगर इस चार्ज की वैल्यू को हम बदल दें, बदलने का मतलब यह है कि यहां पर हम लोगों ने जो चार्ज कंसीडर किया वो था Q1, यहां पर जो चार्ज कंसीडर किया गया वो Q2 है। अब की बार जो इसके सेंटर पर रखा गया है, अब की बार जो यहां मिड पॉइंट पर चार्ज रखा गया है क्यों, वो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज होगा तो इनिशियली क्या होगा, आर डिस्टेंस है। इसको अगर हम बैलेंस कराना चाहते हैं, अगेन यहां पर ये दोनों क्या है, फिक्स्ड है, तो दोनों के दोनों अगर फिक्स होंगे तो क्या होगा,
अब अगर हम इस क्यू के बारे में बात करें, क्यू को डिस्टर्ब करते हैं, क्यू का एक तो ये हो गया एक्सेस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके अलावा अगर हम डिस्टर्ब करें तो माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर है ही, तो जब ये यहां पर जा रहा है, मान लेते हैं यहां कहीं पर पहुंचा माइनस का क्यू, तो इसके ऊपर ये दोनों लोग फोर्स कैसा लगाएंगे, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो यहां लिख सकते हैं वाई एक्सेस के अलोंग कैसा इक्विलिब्रियम इसे मिल रहा है, तो इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है। लेकिन अगर बात किया जाए कि एक्स एक्सेस के अलोंग कैसा इक्विलिब्रियम मिल रहा होगा, तो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये क्या कर रहा होगा, इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, ये इधर बढ़ेगा तो ये फोर्स बढ़ेगा, ये फोर्स कम हो जाएगा, तो ये फोर्स डोमिनेटिंग होगा तो इधर की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा, इधर फोर्स बढ़ेगा तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अपनी मीन पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। और मीन पोजीशन पर वापस नहीं आएगा तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सेस के अलोंग कैसा इक्विलिब्रियम मिल रहा होगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, ध्यान ये रखेंगे। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब पेंडुलम प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाता है, तो यहां पर दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग लगाई गई है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, इनको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहां पर ये क्या है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है। अगर ये इंसुलेटिंग स्ट्रिंग कंसीडर किए जाए, ये भी इंसुलेटिंग है, इसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं कि वो है स्मॉल एल, इसकी लेंथ स्मॉल एल है। अब अगर दोनों यहां पर ये जो बॉल हैं वो चार्ज बॉल हैं, इनके ऊपर सेम जितना चार्ज एक के ऊपर, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे पर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव, दूसरे पर नेगेटिव, तो रिपल्सन की वजह से ये क्या है, कुछ दूर चली गई और वर्टिकल के साथ उस समय कुछ एंगल बना रही, सपोज थीटा एंगल बन रहा है, दोनों तरफ का एंगल थीटा बनेगा। अगर इस टाइम इनके बीच का सेपरेशन आर लिखा जाए और कहते हैं कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पर लिखना चाहें तो कंडीशन लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम की, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखा जा सकता है, तो ये लिख सकते हैं, इसके किसी एक को हम अगर ले और उसका एफपीडी बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो ये हम अगर कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर ये है, इसको ऐसे बनाते हैं, ये ऐसा बना दिया, ये ए है मान लेते हैं, ए को वहां पर हम लोगों ने बनाया है। तो ए के ऊपर कैसे कैसे फोर्सेस लगेंगे, एक तो स्ट्रिंग ये फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, स्ट्रिंग फोर्स। ठीक है, अगर ये थीटा बन रहा तो यहां से देख सकते हैं ये एंगल जो बनेगा वो थीटा बनेगा, तो यहां हम वर्टिकल के साथ एंगल अगर लिखें तो ये थीटा बनेगा। अगर ये टी होगा तो इधर इसका कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट बनेगा वो कितना होगा, टी साइन थीटा होगा। कंपोनेंट जानते हैं हम लोग कैसे करते हैं, जिसके साथ थीटा लगा होता है वो कॉस थीटा होता है, जिसके साथ थीटा नहीं लगा होता वो साइन थीटा होता है। ठीक है, अब उसके बाद में बात किया जाए कि इस पर mg काम कर रहा होगा, डाउनवर्ड इसका mg काम कर रहा होगा, mg लिख लेंगे। फिर उसके बाद में बात करेंगे कि इसके ऊपर दूसरा फोर्स कौन सा काम कर रहा है, तो दूसरा क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स काम करेगा, जो इन दोनों के बीच में लग रहा होगा वो होगा Fe। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो नेट फोर्सेस होंगे वो बैलेंस होंगे इक्विलिब्रियम में, तो यहां अपवर्ड जो है टी कॉस थीटा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर लिख देंगे हम, और यहां पर टी साइन थीटा जो लिखा जाएगा उसे किसके बराबर लिखा जा सकता है, Fe के बराबर, या फिर k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में मान लेते हैं r है तो r स्क्वायर। अगर इनके ऊपर चार्ज q और q है तो q इंटू क्यू स्क्वायर बनेगा, इतना लिखा जा सकता है। अगर इनको डिवाइड करें तो यहां से tan थीटा भी लिख सकते हैं, tan थीटा कितना लिखा जाएगा, तो k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में लिखा जाएगा mg इंटू r स्क्वायर। तो ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएंगे ये भी बता सकते हैं। और यहां पर कभी कभी सिस्टम को क्या किया जाता है, लिक्विड में सबमर्ज कर दिया जाता है, तो लिक्विड में सबमर्ज होने की वजह से जो जी होता है तो वो जी होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ बियॉन्सी ऊपर लग रहा होगा तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो उस केस के लिए याद रखेंगे, यहां पर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये कोई लिक्विड भरा गया है, लिक्विड भरा गया है, इनिशियली इसके ऊपर फोर्स mg काम कर रहा था, तो ये मान लेते हैं कि इसकी जो डेंसिटी है, इस बॉल की डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा है, और जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो है, तो इसके ऊपर जो काम कर रहा होगा फोर्स सिग्मा इंटू वी इंटू जी काम करेगा। अपवर्ड साइड में काम कर रहा होगा इसका फोर्स ऑफ बियॉन्ड बियॉन्ड फोर्स काम करेगा, तो एफ बी की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, तो वो लिखी जा सकती है रो इंटू वी इंटू जी, इतना काम करेगा फोर्स।
ये है। तो अगर हम यहां से रिजल्टेंट देखें तो जी नीचे की तरफ आएगा, तो यहां से कह सकते हैं इसका मास m है ही, तो हम ये कह सकते हैं कि mg जो होगा यहां पर जी इफेक्टिव वो किसके बराबर होगा, तो सिग्मा vg माइनस रो इंटू वी इंटू जी लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। अब अगर हम यहां से देखेंगे कि जी इफेक्टिव जो वैल्यू बनेगी वो कितनी निकल के आएगी, तो यहां से देख सकते हैं जी इफेक्टिव जो बनेगा वो निकल के आएगा यहां से सिग्मा माइनस रो इंटू वी इंटू जी डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जा सकता है, m लिखा जा सकता है। ये वैल्यू बनेगी। m को क्या लिख सकते हैं, तो m को हम अगेन लिख सकते हैं। ये वैल्यू क्या होगी, अगेन हम यहां से देख सकते हैं जी इफेक्टिव जो बन रहा है वो क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा सिग्मा माइनस रो इंटू वी इंटू जी। और ये m किसका है, तो इस बॉल का मास है, तो बॉल का मास लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू वी इंटू जी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से देखो वीजी से वीजी कैंसिल हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 माइनस रो डिवाइडेड बाई में सिग्मा। तो ध्यान रखेंगे ये वैल्यू काम में ली जाएगी जी इफेक्टिव जब पूरे के पूरे सिस्टम को क्या किया जाएगा, किसी लिक्विड में सबमर्ज कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड थे कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स के साथ हमें डील करना पड़ सकता है, उनके कुछ पॉइंट्स बताए। सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी लिक्विड में सबमर्ज किया जाएगा तो उसका जी इफेक्टिव बदल जाएगा, जी की वैल्यू 1 माइनस रो बाई सिग्मा लिखी जाएगी। रो उस लिक्विड का डेंसिटी होगी जिसमें उसे इमर्ज किया गया, सबमर्ज किया गया, और सिग्मा जो यहां पर कंसीडर किया गया है वो जो बॉल होंगी, जो यहां पर थ्रेड में बांधी गई बॉल है, उनका डेंसिटी लिखी गई है। तो ये आज की क्लास थी कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड। अगली क्लास में इसके जुड़े हम कुछ सवाल करेंगे, साथ में मेंस और एडवांस के जो सवाल होंगे उनके बारे में प्रैक्टिस की जाएगी। तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम लोग इनके कुछ